नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। और खबरें मध्य प्रदेश की शुरू होंगी। सबसे पहले मैं बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद जी समेत कई प्रमुख संत मौजूद रहे हैं। कई संत और विशेषज्ञ भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं, वर्चुअली भी जुड़े हैं। बैठक में ओमकारेश्वर में स्थापित होने वाली 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा, संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के संबंध में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य शंकर की ज्ञान भूमि ओमकारेश्वर का प्रकल्प अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इस प्रकल्प को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया जाएगा। बैठक में प्रस्तावित कार्य का विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया गया, संतों ने सुझाव भी दिए। आपको बता दें कि प्रकल्प अद्वैत वेदांत को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारें, इसकी शिक्षा दी जाएगी। 2000 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माण कार्य होगा और यह प्रोजेक्ट 2023 तक बनकर पूर्ण होना प्रस्तावित है। दुनिया भर में और देश में भी जितने मतांतर है, मतभेद है, उस सबकी समाप्ति का अगर आधार कोई बन सकता है तो अद्वैत वेदांत बन सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने देश को सांस्कृतिक रूप से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे देश को जोड़ने का काम किया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर कोरोना की समीक्षा बैठक ली, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में एक्टिव केस 5000 से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द 15 से 18 एज ग्रुप वालों का वैक्सीनेशन पूरा करवाया जाए। इसके लिए हर गांव में डोंडी पिटवाई जाए, जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैले। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि 15 जनवरी तक बच्चों का वैक्सीनेशन हर हाल में पूरा करना है। ये सभी प्रभारी अधिकारियों की जवाबदारी है। सीएम ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य अच्छे ढंग से किया है। यही कारण है कि कोरोना लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। सभी प्रभारी अधिकारी अपने अपने जिलों का पॉजिटिविटी ट्रेंड देखें और अध्ययन करें। सीएम ने सोमवार को हर जिले की कोरोना नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, क्या इंतजाम है। साथ ही राज्य सरकार से उन तैयारियों का ब्यौरा भी मांगा है। इसके लिए सरकार को 2 हफ्तों का समय दिया गया है, जिसके बाद इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन बेड्स और रेमडेसिविर की कमी समेत इलाज की दरों में निजी अस्पतालों की मनमानी पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। मामला हाईकोर्ट में लंबित है, जिसके बीच प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्तों बाद की जाएगी। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोमवार यानी कि 10 जनवरी से एक बार फिर एमपी हाईकोर्ट में वर्चुअल तरीके से सुनवाई होगी। इसके लिए एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 4 पन्नों की एसओपी जारी कर दी है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में सभी मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड से ही की जाएगी और भौतिक रूप से किसी भी सुनवाई के लिए वकील अदालतों में नहीं जाएंगे। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लिंक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एसओपी में यह भी निर्देशित किया गया है कि एडवोकेट जनरल कार्यालय से वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट एडवोकेट या पैनल लॉयर नियुक्त किए जाएं। इसके साथ ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से एप्लीकेशन या दस्तावेज जमा करने की सुविधा दी जाए। और मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। बीते 24 घंटे में 74,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जबकि बीते 5 दिनों में यह आंकड़ा औसतन 50 से 60,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि बीते 24 घंटे में 1577 नए कोरोना मामले मिले हैं। ज्यादातर मरीजों का इलाज घरों में ही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल 1% ऐसे मामले हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। प्रदेश में फिलहाल 5044 एक्टिव केस हैं। बूस्टर डोज के लिए हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, पुलिसकर्मी, नगर निगम के कर्मचारियों की लिस्ट दोबारा तैयार की जा रही है। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा।
24 घंटे में मध्य प्रदेश में हमने लगभग 74,000 टेस्ट किए हैं, जिसमें से 1577 पॉजिटिव हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 5,044 हमारे एक्टिव केस हैं। जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक है, उनकी तबीयत खराब नहीं है, उनको सतर्क रहना है और इसीलिए हमने हमारी सभी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पार्टी के कामकाज का ब्यौरा मांगा है, साथ ही जन जागरण अभियान, सदस्यता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी तलब की है। दरअसल कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने 9 जनवरी को दिल्ली में वर्चुअल बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के कामकाज की समीक्षा होगी। इधर प्रदेश कांग्रेस इस बैठक को लेकर परेशान है, क्योंकि अब तक सदस्यता अभियान की रफ्तार धीमी रही है। 1.5 महीने में कांग्रेस लक्ष्य के आधे हिस्से को भी नहीं छू सकी है। हालांकि पार्टी के पास 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने के लिए मार्च तक का मौका है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस कवायद पर निशाना साधा है। 9 तारीख को दिल्ली में लॉकडाउन है, इसलिए उस मीटिंग को वर्चुअल किया गया है। वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें हम हमारे प्रदेश की जन जागरण अभियान की समीक्षा करेंगे। हम हमारे प्रदेश की सदस्यता अभियान को लेकर के हाईकमान को जो भी निर्देश है उसको लेकर के बात करें। देखिए, ना तो कांग्रेस का महत्व बचा, ना कांग्रेस की कोई मूल्य बचा। तब वो महत्वपूर्ण बैठक क्या कर रहे हैं ये कांग्रेस जाने, कांग्रेस ही जाने। लेकिन मध्य प्रदेश का जहाँ तक विषय है तो मध्य प्रदेश में कौन से काम कांग्रेस के, आप ही बता दीजिए। मीडिया के मित्र हैं, बीच में आप सब जनता के रहते हैं, कौन से काम कांग्रेस के? तो और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें पार्टी के कामकाज का ब्यौरा मांगा है। लगातार इस तरह की बैठकें होती हैं और प्रशिक्षण के साथ साथ अभियान, सदस्यता, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होती है। क्या लग रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस मंथन कर रही है या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ वो फौरी तौर पर देख रही है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या नए आगे प्लानिंग करना है, या वाकई नेता अब एकजुट होकर आने वाले विधानसभा की तैयारी में है? देखिए विजय, बिल्कुल कांग्रेस आला कमान मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गया है। चूंकि आने वाले समय में कई सारे स्टेट्स में चुनाव है और आज ही 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। लेकिन इसके पहले कल एक बड़ी बैठक एआईसीसी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से ले रहा है और इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कामकाज की समीक्षा होगी, साथ ही आने वाले पूरे साल भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। केसी वेणुगोपाल एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज संगठन के हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक हैं। ये दोनों वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे और यहाँ से मध्य प्रदेश कांग्रेस से संगठन के जो पदाधिकारी हैं राजीव सिंह, वो भी जुड़ेंगे। हालांकि ये भी खबर थी कि पहले कमलनाथ इस बैठक में जुड़ने वाले थे, लेकिन शायद अब उनके बजाय राजीव सिंह जुड़ेंगे। बैठक में 2 बड़े एजेंडों पर डिस्कशन होगा। खासकर सबसे जो खास है वो जन जागरण अभियान है। एआईसीसी ने देश भर में जन जागरण अभियान की शुरुआत की है और इसका राष्ट्रीय प्रभारी दिग्विजय सिंह को बनाया है और इस अभियान का मकसद है कि महंगाई के खिलाफ एक लहर पैदा करना पूरे देश भर में। और चूंकि मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश में खास फोकस है दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का और एआईसीसी का। सभी को ये उम्मीद है कि पेट्रोल, डीजल, गैस के जो कीमतें इतनी आसमान छू रही हैं उसका तगड़ा माइलेज अगले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। तो ये जन जागरण अभियान किस तरीके से चल रहा है, कितने शहरों में, कितने ग्रामीण इलाकों में अब तक हो चुका है, और जो टारगेट सेट किया था उस टारगेट को कितना अचीव कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कर पाई है, तो इस पर एक डिस्कशन होना। इस पर भी रिपोर्ट के साथ कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी एआईसीसी के साथ बैठक में चर्चा करेंगे। वहीं दूसरा जो बड़ा एजेंडा है विजय, वो है सदस्यता अभियान का। कांग्रेस ने 1.5 महीने पहले पूरे देश भर में मेगा मेंबरशिप ड्राइव अपनी शुरू की थी। मार्च तक ये सदस्यता अभियान चलना है। सभी विधायकों को, सभी पार्टी के पदाधिकारियों को और सबसे खास जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको बड़ा टारगेट दिया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस उस टारगेट का 50% भी अभी पूरा नहीं कर पाया। तो ये बड़ी
स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है और सबसे ज़्यादा इसी बात की चिंता कांग्रेस को सता रही है, चूंकि कल बैठक में रिपोर्ट देनी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अब तक कितने नए मेंबर जोड़ लिए हैं। हालांकि 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का टारगेट रखा गया था, लेकिन जो खबर मिली है कि अभी उसका 50% भी कांग्रेस उस हिस्से को नहीं छू पाई है। लिहाजा ये सबसे बड़ा चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है। तो चलिए इसी चिंता को दूर करने की कोशिश की जा रही होगी और आगे भी इस चिंता पर चिंतन और मनन की जरूरत होगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बात। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बार फिर विवादों की बात की है, क्योंकि आपको बता दें कि मामला शहर मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो एक महिला के बाल काटते समय उसके सिर पर थूकते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जिसकी थूकने की संस्कृति है, जिसने तुम्हें अपमानित करने का काम किया है, अब उन पर थूकने का काम करो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को एक होने और दूसरों के खिलाफ माहौल बनाने का काम करना होगा। जो तुम पर थूके तुम उन पर थूको। कांग्रेस ने इस मामले में रामेश्वर शर्मा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि जावेद हबीब बीजेपी का कार्यकर्ता है। इधर रामेश्वर शर्मा के समर्थन में उतरी बीजेपी जावेद हबीब की दुकान बंद कराने की मांग कर रही है, लेकिन जावेद हबीब की सदस्यता पर चुप है। जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। और इसलिए ध्यान रखो, ये जो थूकने वाले लोग हैं, जो भारतीय कल्चर पर हाथ उठाते हैं, इनके खिलाफ इनका शरीर को तोड़ना है, इनके खिलाफ माहौल बनाना है। और इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा कि ऐसी दुकान के जीने भी मत चढ़ो जो तुम्हारे सर में थूके। इस तरह के भाजपा के कार्यकर्ता पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और रामेश्वर शर्मा जी वही कर रहे हैं, हर विषय पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश जो पहले भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाजपा क्या किसी को भी सस्ता देती है? पहले चेक नहीं करती है कि उसका चरित्र कैसा है। जावेद हबीब ने जिस प्रकार की घटिया हरकत की है और महिला के सिर में थूका है, उसको देखते हुए रामेश्वर शर्मा जी हो या कोई भी व्यक्ति हो समाज का, प्रथम दृष्टया उसके मन में इसी प्रकार का भाव आएगा। अपील भी करना चाहती हूँ कि जावेद हबीब के जितने भी सेंटर्स हैं, पार्लर हैं, सैलून हैं, उनको बाइकआउट करें। इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के बाद अब करणी सेना ने भी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करणी सेना कार्यकर्ताओं ने शहर के विजयनगर और 56 दुकान इलाके में जावेद हबीब फ्रेंचाइजी सैलून पर जमकर हंगामा किया, साथ ही तोड़फोड़ की कोशिश की। हालांकि जावेद हबीब का वीडियो वायरल होने के बाद सैलून संचालकों ने जावेद हबीब के पोस्टर्स और बोर्ड हटा दिए, वहीं फ्रेंचाइजी भी छोड़ दी है। इंसिडेंस हुआ है जावेद हबीब जी की तरफ से, उससे आहत होके इंदौर के गौरव, सम्मान और महिलाओं की इज्जत के हिसाब से स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के सैलून की ब्रांडिंग चेंज कर ली है। और अब मैं नए नाम से अपनी खुद की ब्रांड से उससे आकाश विजयवर्गीय के भी समर्थन से, उनके गाइडेंस में मैं इसको नए नाम से वापस लॉन्च करूंगा। जावेद हबीब का सैलून है, वहाँ पर आए थे और उनके द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। चूँकि वो सैलून 7 दिसंबर से ही उसने फ्रेंचाइजी अपनी ख़त्म कर दी है और उसने मेल भी कर दिया संबंधित को। अब वहाँ पर जावेद हबीब की फ्रेंचाइजी के नाम पर कोई सैलून संचालित नहीं हो रहा, तो वो लोग वापस चले। एक नजर बिग न्यूज पर। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में चुनाव होगा। शुरुआत 10 फरवरी उत्तर प्रदेश से होगी। सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 1 चरण में चुनाव होंगे। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में चुनाव होगा। गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए भी 1 चरण में ही वोटिंग होगी। मणिपुर में 60 सीटों पर 2 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह का कोई रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल रैली और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं है। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार की इजाजत होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने के बाद पंजाब के डीजीपी को हटा दिया गया है। अब आईपीएस वीरेश कुमार भावरा को पंजाब के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। यूपीएससी से प्राप्त पैनल के विचार के आधार पर आईपीएस वीरेश कुमार भावरा को पंजाब पुलिस की कमान सौंपी गई। मुंबई से जबलपुर घूमने आए एक परिवार को भेड़ाघाट में सेल्फी लेना भारी पड़ गया है। यहां धुआंधार वाटरफॉल के पास सेल्फी लेने के चक्कर में एक सास और बहू का पैर चट्टान से फिसल गया। पैर फिसलने से 50 साल की अंसा सोनी और 22 साल की रिद्धि चट्टान से सीधे नीचे नदी में जा गिरी हैं। दोनों महिलाओं के साथ उनके परिवार भी थे, लेकिन जब तक वो स्थानीय लोगों की मदद से महिलाओं को बचा पाते तब तक दोनों गहरे पानी में जा चुके थे। पुलिस और होमगार्ड ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों महिलाओं के शव को नदी से बाहर निकाला। आपको बता दें कि भेड़ाघाट में खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने पर पाबंदी है, फिर भी यहां अक्सर लोग लापरवाही बरतते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, अचानक कैसे ये घटना हो गई और क्या दोनों को तैरना नहीं आता था, गहरे पानी में चले गए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी हाँ, मुझे बता दूं आपको कि मुंबई के घाट कोपर में रहने वाले अरविंद सोनी अपने परिवार के साथ जबलपुर घूमने पहुंचे थे और भेड़ाघाट वो पहुंचे थे और उनकी पत्नी हंसा सोनी और बहू रिद्धि भेड़ाघाट में धुआंधार वाटरफॉल के पास सेल्फी ले रही थी और इस दौरान उनका पैर फिसला और गहराई पे जाकर वो पानी में डूब गई। और चूंकि जानते हैं आप कि धुआंधार वाटरफॉल में पानी का जो प्रवाह है वो काफी तेज होता है और ऐसे में गहराई के साथ भी दोनों को ही तैरना नहीं आता था। हालांकि जब परिजनों ने डूबता देखा सास बहू को तो कोशिश जरूर की, स्थानीय गोताखोरों ने भी कोशिश की, लेकिन दोनों को ही नहीं बचाया जा सका। दोनों के शव जो है वो नर्मदा रिवर से बरामद कर लिए गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर एक बार फिर सवाल उठा है स्थानीय प्रशासन पर। हालांकि प्रशासन का ऐसा कहना है कि पहले ही भेड़ाघाट और खासतौर पर धुआंधार के जो खतरनाक स्पॉट है वहां पर सेल्फी लेना प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग सेल्फी लेते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं और इसी के चलते ऐसे ही हालातों में ये एक बार फिर इस तरह की घटना हुई है। दुखद घटना है और इस मामले की हालांकि भेड़ाघाट थाना पुलिस की ओर से जांच भी की जा रही है। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विजेंद्र। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।